दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट सेल को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के कौन कौन से मेथड है। इन सभी टॉपिक को हम आज के वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स की, तो इसे हम स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स भी कहते हैं। तो हम जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी बैक्टीरिया के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कराते हैं, तो उन्हें हम कैसे सिलेक्शन करेंगे या फिर उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी भी होस्ट सेल के अंदर डालते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद ये ज़रूरी बन जाता है कि उस सेल को आइडेंटिफाई किया जाए, यानी कि उसका स्क्रीनिंग किया जाए कि उस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या फिर नहीं। तो ये जो प्रोसेस है पता लगाना कि उस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या फिर नहीं, उसी को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। तो स्क्रीनिंग या फिर सिलेक्शन वो बेस्ड होता है एक्सप्रेशन एंड नॉन एक्सप्रेशन ऑफ सेल। तो जब भी किसी सेल में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें जो डीएनए होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और उसके एक्सप्रेशन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिए गए सेल में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वो मौजूद है या फिर नहीं। तो जब किसी भी सेल में फॉरेन डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, ठीक है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो उसके एक्सप्रेशन के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि उस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इसके अलावा अगर उस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा तो वो कोई भी नया कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी सेल फॉरेन डीएनए को रखता है तो जो फॉरेन डीएनए है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उसी एक्सप्रेशन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उस सेल के अंदर फॉरेन डीएनए है। तो अब बात आती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सेल के अंदर या फिर सिलेक्शन करेंगे कि उस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो इसके लिए कुछ मेथड है। तो कौन कौन से मेथड है, आइए अब हम उनको समझते हैं। तो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड, दूसरा मेथड है इंसर्शनल सिलेक्शन इनएक्टिवेशन मेथड और तीसरा है ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड की। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, हम कोई जीन क्लोन करेंगे, जैसे कि कैनामाइसिन है, इसको हम क्लोन कराएंगे प्लाज्मिड R65 से। तो इसमें जो कैनामाइसिन जीन है तो ये क्या करेगी, रेजिस्टेंस देगी कैनामाइसिन एंटीबायोटिक के लिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लाज्मिड R65 है, इसमें इको RI साइट है। इसके जो डिफरेंट साइट है 13 साइट है इको RI साइट पे, जहाँ पर हम प्लाज्मिड को कट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 13 डिफरेंट जीन भी मौजूद है। भाई अगर यहाँ पर डीएनए है, डीएनए फ्रेगमेंट है, तो जीन भी होंगे। तो इन 13 में से कुछ जीन है जो कि रेजिस्टेंस देती हैं कैनामाइसिन के लिए। तो इन 13 में से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा जीन रेजिस्टेंस पैदा करती है कैनामाइसिन एंटीबायोटिक के लिए। तो इसमें क्या है, ये जो प्लाज्मिड है ये रेजिस्टेंस करता है 4 डिफरेंट एंटीबायोटिक के लिए। तो वो 4 एंटीबायोटिक कौन से हैं, एक तो कैनामाइसिन है, दूसरा क्लोरमफेनिकॉल है, तीसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन है और चौथा सल्फोनामाइड है। तो हमको पता करना है कि जो कैनामाइसिन है यह इन 13 फ्रेगमेंट में से कहाँ पर किस जीन पर मौजूद है। तो जब हम इसे कट करते हैं तो ये 13 डिफरेंट फ्रेगमेंट बन के आते हैं। तो इन 13 में से किसी एक पर कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन है। तो जब हम क्लोन करेंगे तो क्या करेंगे कि जो ये इको R1 फ्रेगमेंट है R65 का, इसे हम इंसर्ट कराएंगे इको R1 साइट पर। और कौन से वेक्टर पे, वेक्टर PBR 322 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो PBR 322 जो प्लाज्मिड है इसमें अलग अलग इको RI साइट है।
और इस साइड पर जो ये फ्रेगमेंट है इको R1 फ्रेगमेंट, उसको हम इंसर्ट कर देंगे। तो अब जो ये लाइगेशन हुआ है यानी कि ये जो फ्रेगमेंट है ये इस वेक्टर के अंदर आ गए हैं। तो इस तरह से 13 डिफरेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनकर हमारे पास आएंगे। तो जब लाइगेशन होता है इन 13 डिफरेंट सेगमेंट का हमारे प्लाज्मिड वेक्टर PBr 322, तो इस तरह से हमारे पास 13 डिफरेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आते हैं। अब इन 13 रिकॉम्बिनेंट डीएनए में से कोई एक ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो कि कैरी कर रहा है कैरामाइसिन रेजिस्टेंस जीन को। तो इन 13 में से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कैरामाइसिन जीन को? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो क्लोन जीन है उसको यूज़ करेंगे एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। तो इन रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, एक प्लेट में लेंगे और प्लेट में रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल लेने से पहले उस प्लेट में हम क्या करेंगे, कैनामाइसिन अगार जो होता है उसे डाल देंगे। तो जिस सेल में कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन जो होगा वो इस प्लेट में सरवाइव करेगा, क्योंकि उस प्लेट में हमने क्या यूज़ किया है, कैनामाइसिन अगार यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो सरवाइव कर लेता है और बाकी जो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल है वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इन 13 सेगमेंट में से कौन से सेगमेंट में कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन था। तो ये था डायरेक्ट सिलेक्शन मेथड। इसके बाद अगला जो मेथड है वो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड वह मेथड है, इसमें क्या कहता है कि जो जीन है वो उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है जब उसके अंदर हम कोई जीन या कोई सीक्वेंस इंसर्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम किसी जीन में किसी दूसरे फॉरेन जीन को डाल देते हैं तो उस फॉरेन जीन की वजह से जो वहाँ पर मौजूद डीएनए फ्रेगमेंट था या जो जीन था वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो ये भी मेथड हमको बताता है कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है फॉर एम्फीसिलिन। इसी तरह आप देख सकते हैं ये दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, हो सकता है हम यहाँ पर ले रहे हैं टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट है यानी कि कट साइट है। तो इस कट साइट पर हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा जीन या कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप राइट साइड फिगर में देख सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि ये जो वेक्टर है जो कि कैरी कर रहा है 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जीन 1 और जीन 2, मान लिए एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स थी और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी। तो ये वेक्टर क्या कर रहा है, 2 एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। तो ये क्या कर सकता है कि एम्फीसिलिन में भी सर्वाइव कर सकता है और टेट्रासाइक्लिन में भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जब इसमें हमने क्या किया कि कोई फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा दिया, तो अब क्या होगा जी, ये टेट्रासाइक्लिन वाली जो एंटी रेजिस्टेंस जीन थी अब वो क्या हो जाएगी, इस फॉरेन डीएनए की वजह से इनएक्टिव हो जाएगी। तो अब इस वेक्टर के पास केवल एक ही जीन एक्टिव रह गया एंटीबायोटिक के लिए। तो जब हम इस वेक्टर को टेट्रासाइक्लिन और एम्फीसिलिन मीडियम में रखेंगे तो ये एम्फीसिलिन मीडियम में तो सरवाइव कर लेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन था यानी कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन 2 था वो इनएक्टिव हो चुका है। तो ये था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड। तो आज की इस वीडियो में बस हम इन्हीं 2 मेथड के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम थर्ड मेथड ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे और वो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक को समझने के लिए बहुत डिटेल में हमें समझना होगा और अगर मैं उस टॉपिक को आज डिटेल में समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम ब्लू वाइट सिलेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।